ये खाना लो। आज से तुमको 2 लोगों का खाना खाना है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। और ये केसर वाला दूध पियो जिससे कि बच्चा गोरा पैदा होगा। क्या? हाँ। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। जैसे ही आप अपने प्रेगनेंसी को रिवील करते हो अपने नियर एंड डियर्स के साथ, तो कई तरीके की सजेशंस आपको आने लगते हैं। डेफिनेटली वो आउट ऑफ लव होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो सजेशन देते हैं। लेकिन सारे सजेशंस पे आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल गलत है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली प्रेगनेंसी से जुड़े 15 ऐसे मिथ्स के बारे में जो मोस्टली वीमेंस को प्रेगनेंसी के टाइम में सुनने को मिलता है और जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे 15 ऐसे फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी इलॉजिकल बात को मानने से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट मिथ जो है प्रेगनेंसी में आपको डे 1 से सुनने को मिलता है वो ये है कि अब आप प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब कि आपको 2 लोगों के हिस्से का खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये जरूर है कि जैसे ही आप कंसीव करते हो आपको अपने डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग 400 से 500 कैलोरीज और एक्स्ट्रा अपने डाइट में ऐड करनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 2 लोगों का खाना खाना शुरू कर दें। 400 से 500 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप अपने डाइट को उस अकॉर्डिंग प्लान करो कि वो कैलोरीज डाइट में ऐड हो। कोशिश करें कि वो सारी कैलोरीज जो है वो हेल्दी कैलोरीज हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्ब्स हो, उसमें आयरन हो, उसमें कैल्शियम हो। ये जो कैलोरी है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे तक पहुंचेगी। तो आप जितना हेल्दी फूड खाओगे उतना ही आपके बच्चे को उससे बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देते हो तो उससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि आई एम श्योर कोई भी वीमेन नहीं चाहेगी। तो अपने डाइट को अकॉर्डिंगली आप प्लान करें, ना ही कि आप 2 लोगों का खाना खाना स्टार्ट कर दें। सेकेंड मिथ जो है वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी में चाय एंड कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना। वीमेंस ऐसी होती है जो मेरे जैसी होती हैं जिनको एडिक्शन होती है चाय एंड कॉफ़ी की, और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, स्ट्रेस ले लेती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको चाय एंड कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है। पर डे 200 मिलीग्राम्स कैफीन ले सकते हो। अकॉर्डिंग आप प्रेगनेंसी में भी लगभग 1 कप चाय आप ले सकते हो। हाँ, जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ प्रेगनेंसी है, कोई हाई रिस्क पे नहीं है, तब तक आप टी एंड कॉफ़ी ले सकते हो रेगुलर। और कई केसेस में क्या होता है कि आपके डॉक्टर खुद आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको चाय कॉफ़ी लेनी है या नहीं लेनी। तो जब तक डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, तब तक आप रेगुलर बेसिस पे 1 कप चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेड करके रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा गोरा हो तो आपको सारी वाइट चीज़ें अपने डाइट में शामिल करना है। किसी भी तरीके की ब्राउन या ब्लैक कलर की चीज़ें अपने डाइट से बिल्कुल निकाल दीजिए, वरना आपका बच्चा काला हो जाएगा। अगेन ये बिल्कुल गलत है। बच्चे का कलर ज़्यादातर अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे उनके माँ बाप के कलर होंगे वैसे ही बच्चे को भी ट्रांसफर होता है। हर कलर का अपना एक अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो अगर आप हर कलर को अपने डाइट में शामिल करते हो तो सारे न्यूट्रिशंस आपके बच्चे तक जाते हैं और वो आपके बच्चे को जरूर फायदा होगा। तो ट्राई करें अपने डाइट में मैक्सिमम कलर्स को ऐड करने, ना ही कि इन सब बातों में आ करके आप डाइट में से कोई कलर स्किप करना स्टार्ट कर दें। जो है वो हमारी दादी नानीज के टाइम से चला आ रहा है, वो है प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा घी कंज्यूम करना है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और बच्चा बिल्कुल स्लिप करके स्लाइड करके बाहर आ जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल मिथ है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा घी अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फैट बन करके इकट्ठा होते जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा घी खाना आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अवॉइड करें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट डेली की होती है उतना ही घी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाया लास्ट तक और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो घी खाना
प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही नहीं, बाकी सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन लिमिट में। तो आप भी रेगुलर लिमिट में घी कंज्यूम कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी खाना आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घी बहुत ज़्यादा खाने से नॉर्मल डिलीवरी मोस्टली डिपेंड करती है कि आप प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव हो, आपके बच्चे का वेट कितना है, उसका साइज कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी डिलीवरी डिपेंड करती है, ना ही कि घी खाने की वजह से। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि सी फूड प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है। सी फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो जो लोग भी सी फूड खाते हैं वो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में डाइट में इसको जरूर ऐड करें, ओमेगा 3 उनके बच्चे तक जाए और उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो सके। सी फूड लेने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि कभी भी कच्चा सी फूड आपको नहीं खाना है, उसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद ही उसको लेना है। और इसके साथ हाई मर्क्यूरी लेवल की सी फूड्स आपको नहीं खाने हैं, उनको अपने डाइट से बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रेगनेंसी में आप जरूर सी फूड खा सकते हैं। जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगेन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब तक आप और आपके पार्टनर कंफर्टेबल हैं, आप दोनों की मर्जी से हो रहा हो, तब तक आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हो। मोस्टली डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को अवॉइड करके जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक डेफिनेटली आप सेक्स कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी भी तरीके की हाई रिस्क में है तो आप सेक्स करना अवॉइड करें, और अगर आप बिल्कुल सेफ प्रेगनेंसी में हैं तो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकती हैं। बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद प्लानिंग करें। जो मोस्टली सुनने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, प्रेगनेंसी में अगर आप अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हो तो आपके बच्चे के ऊपर स्पॉट्स हो जाते हैं। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है। खुद अपनी प्रेगनेंसी में मेहंदी लगाया था हाथों में, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं तरीके के मेहंदी वगैरह के प्रोडक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स आपके स्किन के थ्रू पहुँच कर आपके बच्चे को किसी तरीके का हार्म कर सकता है। तो जब भी आप मेहंदी चूज़ करें, ट्राई करें कि वो केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई स्पॉट हो जाएगा। अगर आप प्रेगनेंसी में अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो तो आपका बच्चा भी बिल्कुल गोलू मोलू सा पैदा होगा और काफ़ी हेल्दी पैदा होगा। अगेन अगर आप प्रेगनेंसी में अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो तो आपकी डिलीवरी में कई सारी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी तो आपका वेट होने की वजह से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पहले अपने डॉक्टर से मिल करके उस पैरामीटर्स को जानें। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल होता है कि आपको प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है आपका प्री प्रेगनेंसी वेट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने डॉक्टर से मिले, उस स्केल को जानें और आपको कितना वेट गेन करना है उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद उतना ही वेट गेन करें। बहुत ज़्यादा वेट गेन करने के चक्कर में ना पड़े, जिसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, इससे जुड़े कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाने से बचें। आपके डॉक्टर ने जितना स्केल पे बताया है उतना ही वेट आप बढ़ाएं। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में बैठ के पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में आप जितना एक्टिव रहते हो उतना ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको बैठ के पोछा लगाना मस्ट है। अगर आप ये काम प्रेगनेंसी से पहले करते आ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको कभी नहीं किया है और करते समय आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का दबाव महसूस हो रहा है, उसी समय इस काम को आप बंद कर दें। एक्टिव रहने के और भी कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक्टिव रह सकते हो, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो। तो इन सब तरीके से भी आप एक्टिव रह सकते हो। तो किसी भी तरीके का वो काम जिसको करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको अपने पेट पे दबाव महसूस हो रहा है, उसको उसी समय तुरंत बंद कर दें, उसको बिल्कुल ना करें। और किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको
पोछा लगाते समय कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट जरूर करें। नेक्स्ट, जो कई लोगों से मैंने खुद सुना है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना आपको अवॉइड करना है। सीढ़ियाँ चढ़ना एक तरीके का एक्टिविटी है, एक तरीके का एक्सरसाइज है। बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ो तो बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स आपको लेने हैं, बहुत ही ध्यान दे दे करके चढ़ना है। और अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है या फिर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, सेफ है, तो आप धीरे धीरे ध्यान दे करके सीढ़ियों को बिल्कुल चढ़ सकते हो। मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी टिल द डिलीवरी डेट मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी है। ऑलमोस्ट 4th फ्लोर तक मैं रेगुलर जाती थी और आती थी, जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्टिव रहना था। तो मैं ये जरूर करती थी और मेरा नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी हेल्दी पैदा हुआ। तो आप भी डेफिनेटली सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, लेकिन उसके पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। इससे जुड़ा नेक्स्ट मिथ भी है, वो ये है कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए। आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि समय बहुत बदल गया है। पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज मस्ट है करना। अगर आप 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपको और आपके बच्चे को मिलते हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि एक्सरसाइज करने वाली मदर के बच्चे का माइंड काफ़ी शार्प होता है, उसका माइंड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। कोई भी प्रॉब्लम माँ और बच्चे को नहीं होती। यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी कि 30 मिनट आप एक्सरसाइज रेगुलर जरूर करें प्रेगनेंसी में। लेकिन अगेन, जब तक आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे नहीं है और आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, तब तक ही आप एक्सरसाइज योगा प्रेगनेंसी में करें। किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। हर बार मैं ये लाइन इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हर वीमेन की प्रेगनेंसी अलग होती है, डिफरेंट सबके कंडीशन, सबकी मेडिकल इश्यूज अलग अलग होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर ही जानता है। तो कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में जामुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जामुन खाने से बच्चे के ऊपर काले दाग पड़ जाते हैं। जामुन के अंदर उसकी खुद की न्यूट्रिशंस वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि अगर आप प्रेगनेंसी में कंज्यूम करते हो तो उसकी सारे न्यूट्रिशंस बेनिफिट्स आपके बच्चे तक जाते हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो अगेन, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जामुन खाने से आपके बच्चे के ऊपर काले दाग पड़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में रेगुलर जामुन कंज्यूम किया है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं है। तो प्लीज आप भी इन सब बातों को ध्यान देना बंद करें और जो भी न्यूट्रिशंस हैं जामुन के, उसको अपने बच्चे तक जरूर पहुंचाएं। ओके, नेक्स्ट मिथ जो है वो ना जाने कितने सालों से सारी वीमेंस को बताया जाता है, वो ये है कि प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध पीना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगेन, जैसा मैंने बताया कि ये एक बिल्कुल मिथ है। आपके बच्चे का कलर मोस्टली आपके और आपके हस्बैंड के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी तरीके के खाने ना खाने वाली चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दे कि ये आप खाओगे तो बच्चा गोरा होगा, ये नहीं खाओगे तो नहीं होगा। तो ये तो आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दें। केसर के अंदर भी कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। उस वजह से प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध लेना काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको रिकमेंड किया जाता है लेने से। तो इसको लेने से न्यूट्रिशंस के फायदे होते हैं, ना ही कि बच्चा इससे गोरा पैदा होता है। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में पेट के ऊपर खुजली करने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अगेन, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है। स्ट्रेच मार्क्स होने का रीजन होता है हमारा जो स्किन है वो इतना होता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेच होते होते जैसे ही बच्चे का साइज बड़ा होने लगता है वो स्किन स्ट्रेच होते होते बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ना ही कि खुजली करने की वजह से। लेकिन हाँ, अगर आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग करना शुरू कर देते हो तो उसके जो दाग हैं, जो उसके स्पॉट्स हैं, वो और गाढ़े होने लग जाते हैं। तो उसको इचिंग करना बिल्कुल अवॉइड करें। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें कि वो प्लेस जो है वो ड्राई ना रहे। उसके लिए आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर उस पर अप्लाई कर सकते हो, एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो, नारियल का तेल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर स्ट्रेच मार्क होने के पहले प्रेगनेंसी में आप रेगुलर नारियल का तेल अपने स्किन पे लगाते हो तो काफ़ी हद तक आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं।
कई वीमेंस ऐसी भी होती हैं जिनको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। स्ट्रेच मार्क्स होना ज़्यादातर डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप के ऊपर। जो ड्राई स्किन होता है उनको स्ट्रेच मार्क्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया ड्राई ना रहे, उसको मॉइस्चराइज करके रखें। इसमें नारियल का तेल बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स देता है। तो अगर आप स्ट्रेच मार्क्स होने के पहले ही अप्लाई करते हो रेगुलर कोकोनट ऑयल, तो मोस्टली ये होता है कि स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बड़ा मिथ हमारे माइंड में ये होता है कि हमारी खाने की क्रेविंग जो होती है प्रेगनेंसी में, उससे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको लड़का होगा, आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो आपको लड़की होगी। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है। खाने की क्रेविंग से कभी आपको नहीं पता चल सकता कि आपको लड़की होने वाली है या लड़का होने वाला है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स भी चेंज होती हैं। कभी मीठा खाने का बहुत मन करता है तो कभी तीखा खाने का मन करता है। तो आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, ये पता करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है सोनोग्राफी, जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपका करते हैं। उसी के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की। बाकी किसी भी तरीके की किसी भी चीज को फॉलो करने से बचें। क्रेविंग होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बहुत तेजी से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रेविंग्स होती है। इसका सिर्फ एक रीजन है, ना ही कि क्रेविंग की वजह से आप ये जान सकते हो कि आपका बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना प्रेगनेंसी से जुड़े 15 ऐसे मिथ्स के बारे में जो ऑलमोस्ट हर वीमेन को बताई जाती है, और हम में से काफ़ी लोग इस पे विश्वास भी कर लेते हैं और काफ़ी लोग इसकी वजह से परेशान भी हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारे डाउट्स और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस को क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।